नमस्कार मधुकर जी, नमस्कार। नमस्कार सभी किसान भाइयों को और जो भी एफपीओ से आज जुड़े हैं। लखनऊ मैनेजमेंट की तरफ से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं पहले तो एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि जो लोग जुड़े हैं बाकी लोगों से भी जरा बोल दीजिए कि जल्द से जल्द वो जुड़ जाएं, क्योंकि टाइम ऑलरेडी हो चुका है। तो जितनी जल्दी जुड़ेंगे उतनी जल्दी कार्यशाला को शुरू किया जाएगा। भरत पचौरी जी, आप थोड़ा अनम्यूट करके अपने बारे में बताएंगे कि आप कहाँ से जुड़े हैं, आपका एफपीओ किस चीज का है, और जो आज का विषय है ये पानी से कृषि कैसे प्रभावित होती है, तो इससे संबंधित आपका अगर कोई प्रश्न हो या दिमाग में कुछ चल रहा हो, क्योंकि एक नई चीज है कि हम जनरली सोचते हैं कि ट्यूबवेल वो चला दिया और खेतों में पानी हो गया, तो पानी से कैसे कृषि पे इफेक्ट पड़ेगा, तो उसमें कैसे हमें प्रॉफिट होगा, या हम कैसे उसको गेन करेंगे कि पानी कैसे हमारी खेती को वो कर सकता है, आय में कैसे उस पे वृद्धि। तो कुछ आप बताना चाहेंगे या कुछ आपका प्रश्न है इससे संबंधित, अपने आप को थोड़ा अनम्यूट करके बताइए, या कोई भी जितने भी लोग जुड़े हैं वो अनम्यूट करके थोड़ा पहले एक इंटरेक्शन कर लें आपस में कि कहाँ से आप लोग जुड़े हैं और आज का जो विषय है उससे संबंधित आप क्या जानना चाहते हैं और आप क्या जानते हैं। तो जिससे कि जो हमारे साथ आज मधुकर जी स्वयं जो कि आज के स्पीकर है वो भी जुड़े हुए हैं, तो वो भी सुन रहे हैं उन प्रश्नों को, और उसी के बिहाफ पे फिर वो आगे आपको बताएंगे भी। हेलो। हेलो जी, हेलो। प्रेम सिंह। हेलो जी, प्रेम सिंह जी, आवाज आ रही है? मैडम, मैं आगरा से बोल रहा हूँ। जी। वो और भी पहले ही मैंने मीटिंग अटेंड की थी आपकी। जी। और जल प्रबंधन का जो एक आपका कार्यक्रम है, जी। क्योंकि वो एक ही बात को बार बार रिपीट किया जाता है और वही बात है, दूसरी बात भी है भी नहीं। ये भी हम लोग देख रहे हैं। लेकिन मैडम, इस पर थोड़ा सा विस्तार से चर्चा करवाइए कि मान लीजिए कि हमारे हम लोग पौंड बना लें तो उसमें ये जो ट्रीट करते हैं वो काय से ट्रीट करते हैं, कैसे करते हैं, इस विषय पर थोड़ा सा प्रकाश डालना चाहिए। अच्छा जी, मान लीजिए बिल्कुल। कि ट्रीट करते हैं जैसे किस चीज से करते हैं, इस पर थोड़ा सा प्रकाश डल जाएगा तो हो सकता है कि हम लोगों को उसका ज्यादा लाभ मिलेगा। जी बिल्कुल। मधुकर जी, आपने प्रश्न सुना हो तो आप। हेलो। जी मधुकर मैम, जी। सुन रहा हूँ। जी हाँ, अगर आपने प्रश्न सुना और आप इसका कोई अभी उत्तर देना चाहते हैं तो प्लीज आप दे सकते हैं। हाँ बिल्कुल। प्रेम जी, आपका जो प्रश्न है वो बेसिकली हमारी टेक्नोलॉजी के बारे में है कि हम कैसे ट्रीट करते हैं। तो उसके बारे में मैं आपको बताऊं कि जितने भी जलाशय होते हैं, चाहे वो पौंड हो, चाहे वो झील हो, चाहे वो नदी हो, चाहे वो कैनाल हो, हर जलाशय जो है उसकी अलग अलग मतलब उसका एक अलग पारिस्थितिक तंत्र होता है। जैसे आप आयुर्वेद में देखते हैं ना कि वो आप किसी वैद्य जी के पास जाएंगे तो वो पहले आपकी नाड़ी चेक करेंगे और फिर वो आपको बताएंगे कि इसका इलाज क्या होगा। तो मान लीजिए कि पांच आदमी हैं, पांचों को समस्या एक ही है, पांचों के पेट में दर्द हो रहा है। अब वो पांचों आदमी यदि एलोपैथी डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो पांचों को सेम टेस्ट लिखेगा। अगर वो टेस्ट के रिजल्ट सेम आएंगे तो पांचों को सेम दवाई भी देगा। लेकिन आयुर्वेद में ये डिफरेंट है, क्योंकि आयुर्वेद जो है वो पूरा का पूरा इस पे डिपेंडेंट है कि हर शरीर में वात पित्त और कफ का जो इम्बैलेंस है उसकी वजह से ही कोई बीमारी होती। तो यदि वो इम्बैलेंस को ठीक करना है तो शरीर का जो संरचना है उस हिसाब से उसको दवाई दी जाएगी। अब वो पांचों को हो सकता है कि अलग अलग दवाई मिले। भाई किसी को परहेज में ये बोला जाए कि तुम दही मत खाना, दूसरे को बोले दाल मत खाना, तीसरे को बोले चावल मत खाना। तो वो सारे का सारा जो इलाज की प्रक्रिया है वो डिपेंड करती है शरीर से शरीर पे। ऐसे ही जो हमारी इलाज पद्धति है उसमें जब हम वाटर बॉडी को पहले स्टडी करते हैं, जलाशय को पहले अध्ययन करते हैं, उसको समझते हैं कि इसमें जो समस्या है वो समस्या क्यों है, और उसके बाद उसका इलाज होता है। इलाज का जो पद्धति है वो पूरी तरीके से जड़ी बूटियों पे आधारित है। लेकिन कौन से जलाशय में कौन सी जड़ी बूटी पड़नी है ये उसके अध्ययन पे निर्भर करेगा। तो इस तरीके से इलाज होता है। आपको प्रश्न का उत्तर सेटिस्फैक्टरी मिला सर, प्रेम सिंह जी? नहीं सर, ये तो खैर क्वेश्चन आपका है, आपका आंसर ठीक है, लेकिन मैं समझता हूँ मान लीजिए कि एक पेशेंट का हीमोग्लोबिन कम है
जी और वो 4 पेशेंट का भी हीमोग्लोबिन कम है, या तो उसका तो ट्रीटमेंट यही है कि उसको आयरन दिया जाए, उसका जी इम्यून बढ़ जाएगा। तो इस जी प्रकार का आपके पास कोई मेथड तो होगा कि ऐसा तो है नहीं कि हर चीज का ट्रीटमेंट अलग अलग हो, कुछ चीज तो उसमें मैनेज हो जाएंगे। मान लीजिए कि आप ये बता देंगे हमें कि इस प्रकार से हम ट्रीट करेंगे उसको, तो जी। हो सकता है कि हम 80% उसमें सफलता हासिल कर लें। और जो 20% आपको सफलता नहीं मिलेगी, तब तब तो आप ये बोलेंगे कि टेक्नोलॉजी खराब है। नहीं सर, टेक्नोलॉजी तो आप ये मान लीजिए आपका आपका जो परिणाम है वो ठीक है, प्रैक्टिकल है आपका, आपने उसमें जी प्रैक्टिकल किया हुआ है, तो जी उसको टेक्नोलॉजी को गलत तो हम नहीं कह सकते। लेकिन मैं समझता हूँ कि कुछ न कुछ परसेंट हमें हासिल हो जाए। क्यों? क्योंकि मान लीजिए कि उत्तर प्रदेश में बहुत सारे जलाशय हैं, हजारों में, लाखों में, तो सारे किसान एक साथ तो आपसे करा नहीं सकते। नहीं नहीं सर, वो हमसे कुछ कराने की आवश्यकता नहीं है। बेसिकली अभी जो हम लोग जुड़े हैं लखनऊ मैनेजमेंट एसोसिएशन के साथ, उसका जो बेसिक लक्ष्य है वो यही है कि जितने भी एफपीओस जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं एलएमए के साथ, उनमें से कुछ को चुना जाए और उनके साथ एक जल प्रबंधन का कार्यक्रम किया जाए। जैसे इतने सारे जो मंडल हैं, हर बार जो कार्यक्रम होता है वो अलग अलग मंडल का होता है। और हर बार जो हम केस स्टडी एक डिफरेंट फसल की केस स्टडी के ऊपर चर्चा करते हैं, उसका बेसिक जो कारण है वो यही है कि हम हर मंडल में कम से कम एक एफपीओ के साथ काम करें और उनको जो रिजल्ट्स हैं वो देखने को मिले, जिससे कि जो रसायन रहित कृषि है उसको हम आगे बढ़ा सकें, जिससे कि आपकी उपज भी ज्यादा हो, उपज की जो गुणवत्ता है वो भी बेहतर हो, और उस वजह से जो आपका पूरा का पूरा खेती का जो उपक्रम है उसमें जो मुनाफा है वो भी इतना हो कि आदमी को दोबारा उसके बारे में सोचना ना पड़े। यदि हमारे भारत में कोई कहावत ऐसी बनी है तो उस कहावत के पीछे वैज्ञानिक आधार है कि सबसे उत्तम कोई उपक्रम हो सकता है तो वो खेती है। तो उस चीज को पूरी तरीके से सार्थक बनाने के लिए ही ये कार्यक्रम किया जा रहा है। हर मंडल में एक एक एफपीओ के साथ हम लोग काम करेंगे और उन सबको ये एक जो प्रॉपर विजन है वो मिल जाएगा कि वैसे काम करने में आपका प्रॉफिट मल्टीपल टाइम्स बढ़ता है, क्योंकि आपकी लागत कम होती है और आपकी उपज बढ़ती है। तो ध्येय यही है। अभी उसी के रोड मैप के लिए ये अवेयरनेस कैंपेन है। आगे चल के हम उस तरीके से काम करेंगे जिसमें कि ये चीजें हम प्रॉपरली डॉक्यूमेंट कर सकें, और इस तरीके से आपकी जो जो खेती में जो पॉलिसी सपोर्ट आपको मिलता है वो अकॉर्डिंगली बढ़ सके। हेलो जी सर। सर, वो तो आपकी बात बिल्कुल जेन्युइन है, जी लेकिन मेरा तो सिर्फ आशय यही था कि थोड़ा सा मान लीजिए कि आपने पहले उसमें सेशन में बताया था कि हम लोगों ने ट्यूबवेल से पहले पानी उस तालाब में डलवाया, और तालाब वो उस पानी को फिर हमने ट्रीट किया, जी और ट्रीट करने के बाद में हम उसमें मिर्च तक ले गए या दूसरी फसल तक ले गए, तो जी उससे उसका प्रोडक्शन बढ़ा। जी। तो मान लीजिए कि हम ट्यूबवेल का पानी, बोरवेल का पानी डाल रहे हैं, तो हम्म। ये जैसा केमिस्ट्री में पढ़ा है कि जैसे मैग्नीशियम सल्फेट है, मैग्नीशियम कार्बोनेट है, कैल्शियम कार्बोनेट है, कैल्शियम सल्फेट है, ये इसके जो हम्म। साल्ट होते हैं वो जमीन के लिए भी खराब होते हैं और वो हम्म। पौधे के लिए भी खराब होते हैं। तो इस प्रकार का ट्रीटमेंट अगर उसको उदासीन बना दिया है तो पानी ठीक हो जाएगा उसके लिए। इस प्रकार का कोई ट्रीटमेंट हो तो सर मैं तो सिर्फ ये चाह रहा हूँ कि आपके इस मुखार बिंदु से पूरे उत्तर प्रदेश में एक थोड़ा सा, कुछ नहीं तो 50% किसान आपके उससे करना शुरू कर दे। आप जी वहाँ मान लीजिए कि उस तालाब तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, लेकिन जी। वो किसान आपकी उसको सुन रहा है, तो उससे उसका अवेयरनेस हो जाए और थोड़ा सा उसको लाभ भी हो जाए। मैं ये चाह रहा था सर। आपकी बात बिल्कुल सही है सर, लेकिन क्या है कि जैसे आप अभी जिस तरीके से खेती करते हैं उसके अंदर जो कृषि विज्ञान केंद्र हैं, जो कृषि विश्वविद्यालय हैं, वो जैसा मेरे ख्याल से जो हमारी पहली जो मिर्ची वाला जो आपने सेशन अटेंड किया था,
उस समय भी हमारी बातचीत ये हुई थी कि अभी जो पद्धति है उसमें हम पानी दे रहे हैं जड़ों में, राइट। लेकिन पानी, अगर हम प्राकृतिक सिंचाई को देखेंगे तो जड़ों में पानी नहीं दिया जाता है, पानी दिया जाता है पत्तों पे। और यदि हम ये पद्धति बदल लें और पानी की गुणवत्ता पे ध्यान दें तो एक पोर्शन तो पानी की गुणवत्ता हो गया, जो कि हम अपनी टेक्नोलॉजी से पानी की गुणवत्ता को बढ़ा रहे हैं। और दूसरा जो इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो हर किसान भाई को समझना आवश्यक है, वो ये है कि सिंचाई करनी है कैसे। उसमें एक तो आपका ड्रिप इरिगेशन है जो टपक सिंचाई पद्धति है, और दूसरा है छिड़काव, पत्तों पर छिड़काव, ना कि जड़ों में पानी देना। तो ये दो क्वालिटेटिव डिफरेंस है जो आज की डेट में जो प्रचलित सिंचाई पद्धति है और जिसकी बात हम कर रहे हैं। और सिर्फ ये दो चेंजेस करने से जो खेती में जो फसल की जो सेहत है उसके ऊपर हम ध्यान देते हैं। अब नॉर्मली क्या होता है, जैसा आपने बताया कि भाई आयरन की डेफिशिएंसी है तो सिर्फ आयरन दे दो, ये इसको बोलते हैं सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट। ठीक है, कि हमने ये पकड़ा है कि कमी कहाँ है और उस कमी की भरपाई हमने कर दी। एक दूसरी ट्रीटमेंट होती है जिसमें हम ये भी समझने का प्रयास करते हैं कि आयरन की कमी हुई क्यों, राइट। तो अगर हम समस्या का जड़ से विनाश करेंगे तो समस्या समय सदा के लिए खत्म होगी, ना कि अभी कमी है तो अभी ठीक है आयरन की टैबलेट खा ली, कल क्या होगा, कल फिर कमी होगी, कल फिर टैबलेट खाएंगे, राइट। अभी हम जो अप्रोच लेके चल रहे हैं, चाहे वो हमारी सेहत हो, चाहे हमारे पौधों की सेहत हो, चाहे वो हमारे पशुओं की सेहत हो, हम अप्रोच पूरी की पूरी सिम्टोमेटिक लेके चल रहे हैं कि अभी जो समस्या है इसका निवारण कर दो, आगे की आगे देखेंगे, राइट। यही फर्क है आयुर्वेद और एलोपैथी में। एलोपैथी सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट कर रही है, एलोपैथी आयुर्वेद का सिर्फ एक आर्म है। आयुर्वेद में 8 डिफरेंट सब सेक्शंस हैं, हम सिर्फ एक सेक्शन को पकड़ के चल रहे हैं जिसको बोलते हैं कि एंटीडोट ट्रीटमेंट। जहां प्रॉब्लम हुई है उस प्रॉब्लम को अभी के लिए सॉल्व कर दो, आगे की आगे देखी जाएगी, इसको बोलते हैं सिम्टोमेटिक अप्रोच। लेकिन आयुर्वेद का जो बेसिक प्रिंसिपल है वो ये है कि सस्टेनेबिलिटी का ध्यान देना है। अगर आपने कोई इलाज किया है तो वो इलाज लंबे समय तक कायम रहे, दैट शुड बी द फोकस। इसलिए पहले समस्या की जड़ में जाना जरूरी है और उसको जड़ से खत्म करना जरूरी है, जिससे कि आगे वही समस्या दोबारा ना फेस करनी पड़े। ठीक है, तो अब जैसे अगर हम फसलों की बात करें तो फसलों में जैसा हमने पहले भी डिस्कस किया था कि एक तो ये कि हम एक एक बीमारी का अलग अलग इलाज करें, एक एक कीट का अलग अलग इलाज करें। तो कीटनाशक हमें अलग से चाहिए, जंतुनाशक हमको अलग से चाहिए, पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड, वीडीसाइड, फंजीसाइड, हम अलग अलग दवा का उपयोग करते चले जाएंगे। और जो हमारा पौधा है वो पौधा उतना ही वीक होता चला जाएगा, क्योंकि उसका जो इम्यून सिस्टम है उसको हम वीक कर रहे हैं। फोकस हमारा अपने पौधे को सुदृढ़ करने में होना चाहिए, ना कि उसको वीक बनाने में। जैसा अभी पैंडेमिक के टाइम में आपने देखा, भारत और चीन दोनों की पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है थी वर्ल्ड में। तो चीन से तो खैर शुरू ही हुआ, तो चीन की तो बात ही नहीं करते हैं। भारत में जितना, अगर आप वेस्टर्न कंट्रीज को देखें तो उनके कंपैरिजन में हमारा जो इम्पैक्ट हुआ वो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल था। उसका कारण क्या था, अगर हम पॉपुलेशन के अनुपात में देखें, उसका कारण सिर्फ एक था कि हमारे यहाँ की जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है, जो हमारा इम्यून सिस्टम है, वो वेस्टर्न वर्ल्ड की जो पॉपुलेशन थी उससे ज्यादा सुदृढ़, उससे ज्यादा सक्षम था। इसीलिए यहाँ पे इम्पैक्ट कम हुआ। ठीक है, वो गवर्नमेंट की एडमिनिस्ट्रेशन की अपनी अलग अलग धारणाएं हैं, उन्होंने भी बहुत काम किया कि भाई हमने लॉकडाउन लगा दिया, हमने ऑक्सीजन का बंदोबस्त कर दिया, हम लोग क्लोरोक्विनिन का बंदोबस्त कर दिया, हमने रेमडेसिविर का बंदोबस्त कर दिया, हमने वैक्सीन भी बना ली। वो सब अलग अलग चरण हैं, लेकिन जो इम्पैक्ट और रिकवरी रेट वो बिल्कुल ही डिफरेंट था भारत में, अगर आप जनसंख्या के अनुपात में देखेंगे कंपेयर टू एनी अदर कंट्री इन द वर्ल्ड। उसका कारण सिर्फ ये था कि हमारा जो पारंपरिक खान पान है, जिस तरह के हम मसाले खाते हैं, उस वजह से हमारी जो इम्यून सिस्टम था आरओ के आने के बाद भी इतना नहीं बिगड़ा
क्योंकि हम खाना फिर भी ट्रेडिशनल खा रहे थे, ठीक है। तो हमें ध्यान देना है कि जो इम्यून सिस्टम है, जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है, उसको यदि हम सुदृढ़ करते हैं तो हमारे पौधे, हमारे पशु सब के सब ज्यादा स्वस्थ रहेंगे। और वो ज्यादा स्वस्थ रहेंगे तो जाहिर सी बात है कि आपको जो उपज है वो भी बेहतर मिलेगी। अब वो स्वस्थ रखने का जो तरीका है, वो तरीका जिसकी हम पिछले 4 क्लासेस से, जो हम 4 सेशन से चर्चा कर रहे हैं, वो जल आधारित है। अगर हम पानी को स्वस्थ कर सकते हैं और उस पानी का उपयोग हम खेती में करें बताई गई पद्धति के अनुसार, तो हमें जो खेती में जो बेनिफिट है, जो फायदा है, जो उपज है, वो हर हिसाब से हमको वो प्राप्त होगा। और जो हमारे यहाँ की जो धारणाएं हैं कि खेती सबसे उत्तम व्यवसाय है, उसको हम पूरी तरीके से वैज्ञानिक आधार पे सिद्ध कर पाए। यही इस पूरे प्रोग्राम का उद्देश्य यही है कि हम जो भी बात करें वो धारणाओं के आधार पे नहीं करें, वो हम तथ्यों के आधार पे करें। मैम शुरू करें अब। प्रेम जी, आपका कोई और प्रश्न है इसके अलावा? सर मेरा, आपकी बात सही है, और ये वो तो नेचुरल सिस्टम पर व्यवस्था टिकी हुई है। जी। और आपका जो प्रशिक्षण का ये कार्यक्रम है वो भी पूरा पूरा नेचुरल सिस्टम पर डिपेंड है। तो बात सही है आपकी। और यही बात सही है कि पानी, जब गटेशन क्रिया होती है पौधे में सुबह और शाम, जी। तभी उसकी लीफ से पानी दिया जा सकता है, जलों की आवश्यकता नहीं। ये भी बात सही है। तो ये बात सब सही है, लेकिन फिर भी मैं तो सर फिर भी यही कहूंगा, थोड़ा सा ट्रीटमेंट का थोड़ा सा आप डिस्कस करते ज्यादा बेटर होगा। सर आपके साथ काम शुरू करेंगे, आपको एंड टू एंड सब कुछ समझ में आ जाएगा। और आप अपने आसपास के सभी किसान भाइयों को आप ही ट्रेनिंग देंगे, जी 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 सर जी। क्योंकि हमको भी आपके जैसे वॉलेंटियर्स चाहिए, जो जो भी आप ज्ञान अर्जित कर रहे हैं उसको आप सब लोगों में स्प्रेड कर सकें। ये तो हमारी भी आवश्यकता है ना, तभी तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को लाभ होगा। जी 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 जी। ठीक है सर, सेशन आगे बढ़ेगा सर। हेलो सर जी। हेलो। जी बोलें सर। सर मैं खेड़ापुर से किसान उत्पादन प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड से बोल रहा हूँ। जी सर। थोड़ा इस बात का भी ध्यान रख के कार्य किया जाए कि अभी हमारे यहाँ बिल्लौर के पास में एक किसान मक्का में दवा डालते डालते बेहोश हुआ, और बेहोश होने के बाद जब तक अस्पताल गया खत्म हो गया। हमें जी। इन बातों का भी ध्यान रखना है कि ऐसी दवाओं का उपयोग न किया जाए जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। सर हम तो कह रहे हैं किसी दवा का उपयोग करने की आवश्यकता ही नहीं है। ये बस प्रेम यही सिंह जी से जो यही हमारी हमारा चर्चा चल रही थी हुआ वो। ये कि 3 दिन से आपकी चर्चा जो चल रही थी उसमें हम भाग नहीं ले पाए। जी। अभी हमने भाग लिया। भाग लेने में जब आपसे ने किसी से प्रश्न किया, उन्होंने कहा कि हम आपके संग काम करेंगे, तो आपने भी कहा कि हम आप लोग जैसे वॉलेंटियर चाहिए। तो हमने हमारा केवल यही आग्रह था कि दवाओं पे थोड़ा इस प्रकार का कंट्रोल रख के कार्य कराया जाए। यही हमारा आग्रह है सर। ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है, और आप जो कह रहे हैं हम वही कर रहे हैं कि बस दवाओं का उपयोग खेती में नहीं होना चाहिए। बस। हमारे आपके ख्यालात बिल्कुल मिलते हैं। हाँ, ठीक सर, कार्य आगे बढ़ाएं। कि अगर खेती में दवाइयों का इस्तेमाल नहीं होगा तो वो खेती अपने आप में ऑर्गेनिक हो जाएगी, उसमें हमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो सारी जो चीजें हैं वो, और जो केमिकल्स पेस्टिसाइड है उसी से हो रही हैं। हम लोग जो और आप जैसे अभी आपने बताया दवाइयों का छिड़काव करना, तो वो भी इतना हार्मफुल रहता है। आप अरे उसको हार्मफुल ये सर, मैडम हम अखबार कटिंग भेजेंगे आपको कि अभी परसों के दिन व्यक्ति मक्का, छोटी छोटी मक्का है, उसमें दवा कंचराता और दवा कंचरते कंचरते बेहोश हुआ और अस्पताल नहीं पहुंच पाया। अस्पताल में डॉक्टरों ने उसको मृत घोषित कर दिया। जी, वही ना कि अगर हम जैसे ये है कि अगर हम ऑर्गेनिक पे और इन सब चीजों पे आएंगे तो शायद चीजें ना हो आगे। ये चीजें ना बट हो जो। टाइम देखिए, ये सारी चीजों में देखिए टाइम जरूर लगता है, बट एक लॉन्ग टर्म में अगर आप जाके देखें तो इसका इफेक्ट अच्छा जरूर आएगा। शुरू में बिल्कुल मैडम, टाइम जरूर रहती है, आएगा क्योंकि बट आज जो हम हमारी लोगों की एज एज में परिवर्तन आ रहा है, हम लोगों की औसत एज कम हो रही है, उस एज में भी बढ़ोतरी होनी शुरू हो जाएगी। जी। बिल्कुल, ये देखिए कि आजकल सब लोगों को रिजल्ट जो है वो फटाफट चाहिए। कोई भी किसी भी काम का कोई भी हो कि उसका रिजल्ट हमें चाहिए कि बस फट जल्द से जल्द हमें उसका रिजल्ट मिल जाए। और तो उसके कई बार लिए वो रिजल्ट मैं हानिकारक भी हो जाते हैं। हानिकारक हो, जो फटाफट रिजल्ट मिलेगा वो हानिकारक होता है। हम कोई काम फटाफट बिल्कुल। करेंगे, दौड़ के करेंगे तो हम आप
वही चीज फटाफट जो काम होगा वो हानिकारक होता है। हमें लोगों को समझाना है कि फटाफट काम ना करें। जिस दिन से फसल बोए उस दिन से उस पे हम थोड़ा थोड़ा काम करते रहें कि हमें फटाफट करने की आवश्यकता ना पड़े, कीड़े लगने ही ना पाए। बिल्कुल। और आप तो एज के हैं, मैं तो आपसे बहुत छोटी हूँ, पर मैंने अपने ग्रैंडफादर को भी देखा है, इन सबको, कि जो चीजें जैसे पहले खेती होती थी, जो नेचुरल वे में होती थी, सिर्फ एक खाद का यूज किया जाता था, कोई दवाई वगैरह कुछ नहीं यूज की जाती थी। तो आप उन लोगों को, जो उस समय के लोग हैं, वो अभी तक बहुत अच्छा सरवाइव कर रहे हैं और हेल्दी है। और आजकल की जो जनरेशन है, वो अब तो वो शायद लगता नहीं कि कभी इतना कर पाएंगे जितना उस टाइम के लोग कर पाए। और तो ये वही सारी चीज चीजें खान पीन रहन सहन और इन्हीं सब से इफेक्ट हो रहा है, इन सब इन्हीं चीजों। से था, केवल खान पीन से था। वो आज भी जो व्यक्ति अपना खान पीन दुरुस्त रखे तो उसका अलग चेहरा दिखाई देता है मैडम। जी जी बिल्कुल। तो सर, वैसे तो काफी लोग तो नहीं जुड़े, बट मधुकर जी से मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी, क्योंकि जैसे वो लोग जुड़े हुए हैं जो भी, वो पहले भी कुछ सुन चुके हैं, जैसे वो प्रेम सिंह जी थे। तो मैं चाहूंगी कि आज का जो आप नया लेके आए हैं, कि जैसे आपने पहले करेले पे, टमाटर पे, मिर्ची पे बताया, आज आप किस पे बताएंगे, तो उसकी केस स्टडीज प्लीज बताइए। और लखनऊ मैनेजमेंट की तरफ से आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। ये जो जल्दी और देर, जो टाइम कम और टाइम ज़्यादा वाला है विषय, उसके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे। बट आज की जी प्रेजेंटेशन मैं पहले शेयर करता हूँ, जिससे कि एक हम फ्लो को फॉलो कर ले। बिल्कुल। मैं अच्छा बताना भी चाहूंगी, थोड़ा आपको वो करूंगी, कि अभी हम लोगों ने, अभी हम एपीसीसी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि उनसे परमिशन भी जा रहे हैं, कि हमने कोशिश की है कि हम 15 अप्रैल को, जो कि शायद अभी मधुकर जी को खुद को नहीं मालूम है, कि हम इनका एक गवर्नमेंट के साथ एक सेशन कराना चाह रहे हैं, जो कि रिन्यूएशन ऑफ वाटर बॉडीज टू मेक इट पोटेंट फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर का रहेगा, और improving environment and AQI by regenerating water bodies through economics technology। तो इस पे अभी हम ने उनसे रिक्वेस्ट करी है कि वो हर विभाग से, गवर्नमेंट विभाग से जो है, कुछ लोगों को नामांकित करें, जिससे कि आप उनके साथ अपने ये पूरा जो आपका प्रोजेक्ट है उसके बारे में बताएं, और फिर उसको आगे फॉलो अप करें, और फिर बाकी वो किसान भाइयों तक भी पहुंचे वो चीजें, उसको हम कैसे। तो मैंने सोचा आपको मैं बता दूं, क्योंकि ये चीज आपको भी नहीं मालूम थी। तो होपफुली वो चीज हो जाएगी, और हम प्लान जहां तक है, हमने 15 अप्रैल किया है, वो आपको अपडेट कर दिया जाए। और बाकी किसान भाइयों का जो एफपीओज हैं, उनसे भी हम कोशिश करेंगे कि वो लोग भी उसमें जरूर शामिल हो, तो एक फिजिकल हो जाएगा, वो फिजिकल में रहेगा, वो लखनऊ में रहेगा। परफेक्ट। तो अब आप शुरू कर सकते हैं। हाँ मधुकर जी। जी मैम, बिल्कुल। सो आज शायद चित्रकूट, देवीपाटन और फैजाबाद मंडल के एफपीओ जुड़ेंगे, या जी अक्रॉस उत्तर प्रदेश के सभी, प्लीज। क्योंकि प्रेम सिंह जी आगरा से हैं, और ये सर जो अभी बोल रहे थे, ये शायद कानपुर बिजनौर से। से हैं। जी हाँ, कानपुर देहात से हैं सर। जी जी। कानपुर देहात से है ना आपका? वो मैसेज हाँ, में कहीं खेड़ापुर। रसूला में लिखा हुआ था। हाँ, रसूलाबाद कानपुर देहात है। जी। खेड़ापुर से किसान उत्पादन प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड। परफेक्ट है सर। तो लोग जो किसान भाई हैं, वो आपस में भी लिंक शेयर कर देते हैं, तो कोई भी कहीं से जुड़ जाता है, बट हमारा वो रहता है कि पहले। और इसमें सबसे प्लस पॉइंट ये है कि कोई अगर नहीं उस टाइम पे जुड़ पाया, तो अगली कार्यशाला में उसको अटेंड भी कर सकता है। तो जी सो ये कुछ कहानियां हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। स्टार्ट हमने मिर्ची से किया था, उसके बाद हमने टमाटर की केस स्टडी डिस्कस की थी, फिर करेले की केस स्टडी डिस्कस की थी, और लास्ट में हमने ये इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर का इस्तेमाल खेती में, वो भी राइस मिल के पानी का, जो राइस मिल का वेस्ट वाटर होता है, जो कि इतना टॉक्सिक होता है कि उपजाऊ जमीन पे डाले तो वो बंजर हो जाए, तो उसको भी हमने शोधित करके कैसे इस्तेमाल किया है। ये हमारी लास्ट केस स्टडी थी। अब हम इन 4 केस स्टडीज को हम पहले डिस्कस कर चुके हैं हालांकि, लेकिन अब उससे आगे डिस्कस करते हैं। सो ये जिसके ऊपर हम अभी इतने दिनों से चर्चा कर रहे हैं, इसको हम कहते हैं कृपाण, कृषि का पारिस्थितिक जीर्णोद्धार, कैसे इन पंच महाभूतों से, क्षितिजल पावक गगन समीरा। अब इसमें जो गगन है वो हमें पंच नहीं में पता, और जो पावक है उसके बिल्कुल। बारे में
तो मिट्टी, पानी और हवा जो हमको सामने प्रत्यक्ष दिखते हैं, उसको हमने पिछले 400 साल में इतना पोल्यूट किया है, इतना ज्यादा उसको प्रदूषित किया है कि हमारे लिए आज ये सारी समस्याएं खड़ी हुई। तो हमने ये पंच महाभूतों के ऊपर अध्ययन किया, और जो इनके ही उपयोग से, इनको ही वापस सुदृढ़ करके हम अपनी कृषि में किस तरीके से उसको परिवर्तित कर सकते हैं, उसके ऊपर ही हम पिछले 4 सेशन से चर्चा कर रहे हैं। अभी कृषि जो है वो अपने आप में एक पूरी अर्थव्यवस्था है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि पिछले मतलब 1963 के बाद से हम मोनोक्रॉपिंग के ऊपर फोकस करते हैं कि एक खेत में बस एक ही फसल लगेगी, और उसकी वजह से जो कुछ भी अभी कृषि विज्ञान केंद्र में पढ़ाया जाता है और जो कृषि विश्वविद्यालय में पढ़ाया जाता है कि हर फसल से मिट्टी की उर्वरता गिरती चली जाती है, वो सिर्फ इसी वजह से होता है क्योंकि हम कृषि की पूरी अर्थव्यवस्था को नहीं समझते। तो अगर हम कृषि की अर्थव्यवस्था को देखें तो इसके अंदर पशुपालन भी है, कृषि भी है, जो आपका मधुमक्खी पालन है वो भी है, और शाक भाजी का भी अपना जो कुछ भी हम सब्जियों की जो खेती करते हैं वो सब भी इंक्लूडेड है। अब अगर हम पशुपालन को ध्यान से देखें तो पशुपालन में भी बहुत सारे फर्दर उपक्रम हैं, जैसे मुर्गी पालन या बतख पालन है, उसके अंदर दुग्ध उपयोग उद्योग भी है, बकरी पालन भी है, सुअर पालन भी है, और मछली पालन भी है। अब ये सारी चीजें मिलके एक पूरा का पूरा इकोसिस्टम बना लेती हैं, और ये इकोसिस्टम अपने आप में बहुत ही एक प्रॉफिटेबल और बहुत ही इंटरडिपेंडेंट एक इकोसिस्टम बनता है। जैसे कि अगर आप खेत में देखें तो हम फसल का कोई एक ही भाग उपयोग में लाते हैं। जैसे अगर हम सब्जियों की बात करें तो सब्जियों में क्योंकि अलग अलग सब्जी अलग अलग पौधे का हिस्सा है। जैसे आप अगर आलू की बात करें तो आलू जड़ है, या अदरक जो है, या आपका कंदा जो है, ये सब जड़ है। टमाटर जो है वो फल में आ जाएगा, या आप किसी भी दाल की बात करेंगे या किसी भी अनाज की बात करेंगे तो वो बीज में आ जाएगा। साग जो है वो पत्तों में आ गया। ठीक है, तो सब्जी के मतलब जो पूरे पौधे के अलग अलग हिस्से को हम अपना उपयोग में लाते हैं, और बाकी का जो फसल है, बाकी का जो पौधा है, वो आपके लिए क्या बोलते हैं उसको, एग्रीकल्चर वेस्ट के रूप में आता है। लेकिन अगर हम उस पूरे इकोसिस्टम पे ध्यान दें तो एग्रीकल्चर में कुछ वेस्ट होता ही नहीं है, क्योंकि वही जो आपके, मान लीजिए आपने सिर्फ फल लिया, तो बाकी का जो पौधा है वो चारे के उपयोग में आ सकता है, उसको बकरी खा सकती है, उसको गाय भैंस खा सकती है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपस में इंटरडिपेंडेंट है, और अगर हम वो इंटरडिपेंडेंस का ख्याल रखेंगे। अब जैसे मधुमक्खी पालन, मधुमक्खी को फूलों का पराग चाहिए, वो उसका भोजन है, लेकिन इसी प्रोसेस में अपना वो जो पराग इकट्ठा करने का प्रोसेस है उसी में वो पॉलिनेशन करती है, और पॉलिनेशन की वजह से उपज बेहतर होती है, तो वो भी इंटरडिपेंडेंट हो गया। ठीक है, इसी तरीके से जो आपकी मुर्गियां हैं वो यदि जो जमीन में चलने वाले कीड़े हैं उनको खा जाती है, तो किसी भी तरह का जो पक्षी है वो कीड़ों को खाता है। अलग अलग ये सब जो उद्योग हैं ये सब इंटरडिपेंडेंट हैं। तो अगर हम इन सब को एक साथ लाके और एक एसोसिएशन में इनको ले आए तो ये सब एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं, ये पूरा का पूरा एक इकोसिस्टम बनाते हैं, और वो ही इकोसिस्टम जो है वहाँ वहीं से आपकी जो प्रॉफिटेबिलिटी है, जो अर्थव्यवस्था है, वो निकलती। अब हम जैसा प्रेम सिंह जी के साथ डिस्कस कर रहे थे कि बहुत सारी चीजें हैं जो कि मिथक है, मतलब ना वो पूरी तरीके से सत्य है ना वो पूरी तरीके से झूठ है, लेकिन वो सब जगह बहुत ही फैले हुए हैं। जैसे एक बड़ी धारणा है कि जो यांत्रिक कृषि है, यानी कि जैसे हम ट्रैक्टर और बेलर का इस्तेमाल करते हैं, या हम थ्रेशर का इस्तेमाल करते हैं, ये जो मैकेनाइज्ड फार्मिंग है ये बहुत प्रॉफिटेबल है। तो
मैकेनाइज फार्मिंग अगर हम बात करें अमेरिका की, कि एक किसान के पास जो खेती करने के लिए जमीन है वो 200 एकड़ है, तो वो अगर मैकेनाइज फार्मिंग नहीं करेगा तो वो फार्मिंग कर ही नहीं पाएगा, उसके लिए वो जरूरी था। लेकिन वैसा का वैसा उसको इंपोर्ट कर लिया गया भारत में। अभी हमारे यहाँ पे बहुत सारे ऐसे किसान हैं जिनकी जो मैक्सिमम खेत है वो 10 एकड़ ही है, या 5 एकड़ ही है, या 2.5 एकड़ ही है। तो हर जगह के लिए जो मैकेनाइज फार्मिंग है वो एप्लीकेबल नहीं है। और मशीनें जो हैं वो चलेंगी कैसे? मशीनों को चलने के लिए भी तो ईंधन चाहिए ना। तो जितनी बार भी हम मशीन चलाएंगे उतनी बार हमें डीजल पेट्रोल का भी खर्चा करना पड़ेगा। तो हमने जो जो हम पहले जो खेती के लिए, जो हल चलाने के लिए जो हम बैलों का इस्तेमाल करते थे, उसके बजाय हमने इस्तेमाल करना शुरू किया ट्रैक्टर्स का। अब दोनों की अपनी अलग अलग समस्याएं हैं, दोनों के अपने अलग अलग इम्पैक्ट हैं। उस वजह से ये कोई ऐसा शाश्वत सनातन सत्य नहीं हो गया कि अगर हम यांत्रिक कृषि करेंगे तो वो बेहतर होगा ही। वो एक अपने आप में एक नई समस्या भी पैदा करता है। अब जैसे अगर हम दिल्ली की स्पेसिफिक बात करें तो अक्टूबर नवंबर में यहाँ पे वो दिवाली में पटाखे मत चलाओ और गाड़ी मत चलाओ और कंस्ट्रक्शन वर्क बंद कर दो। उसका रीजन क्या है कि जो पराली जलती है, अब पराली पहले तो नहीं जलती, अब क्यों जलने लगी है? उसके बहुत सारे कारण हैं। एक तो ये कि जब आप उसको मैकेनिकली कट कर रहे हैं तो वो पराली बच रही है, जब हाथ से कट करते थे तो वो नहीं बचती थी। और जो वेस्टेज होता था वो चारे में इस्तेमाल हो जाता था। अब ये जो मैकेनिकली कट होता है तो नीचे में 1 फुट बच गया। अब ना तो वो चारे के लिए इस्तेमाल हो सकता है, ना उसको मैनुअली उखाड़ा जा सकता है, तो इसलिए उसको आग लगानी पड़ती। फिर वो जो टाइम पीरियड है फसल बुआई का वो बड़ा लिमिटेड है, तो इसके लिए भी उनको जल्दी, जो जैसा अभी डिस्कशन चल रहा था कि जल्दी और समय से काम होने में क्या फर्क है, तो वही जल्दी के चक्कर में उसमें आग लगाई जाती है। आग लगाई जाती है तो फिर धुआं उठता है, धुआं उठता है तो फिर दिल्ली में पोल्यूशन की समस्या खड़ी होती है। तो ये सब अलग अलग चीजें हैं जिनको हमको मिथक और यथार्थ में फर्क करके चलना चाहिए। अब जैसे हम रसायनों की बात करें तो ये सब जगह बताया जाता है कि हम जितना ज्यादा रासायनिक उर्वरक का इस्तेमाल करेंगे उतना ज्यादा हमारे लिए फायदा है। तो इसीलिए जहाँ पे प्रेस्क्राइब लिमिट होती है कि भाई आपको 1 किलो इस्तेमाल करना है, वहाँ जब पंजाब में जाके अगर आप देखेंगे तो आपको ये मालूम पड़ेगा कि जहाँ परमिसिबल लिमिट 1 किलो में का इस्तेमाल करने की है, वहाँ लोग 5-5 किलो इस्तेमाल कर रहे हैं। कारण उससे रिजल्ट क्या आता है कि जो फसल है आपकी, वो फसल के अंदर ही केमिकल्स आ जाते हैं, तो वो केमिकल जो है आपकी फूड चेन में जाते हैं। अब ये चीज सरकार तो खरीद लेती है, लेकिन अगर आप एक्सपोर्ट मार्केट में देखेंगे तो यूरोप में और अमेरिका में ये जो उपज है उसको एक्सपोर्ट नहीं किया जा सकता, क्योंकि उनके जो टेस्ट हैं, जो केमिकल रेसिड्यू के जो टेस्ट हैं, वो टेस्ट में ये पूरी की पूरी फसल फेल कर जाएगी। ठीक है। फिर है बीजों के बारे में कि जो जीएमओ सीड्स हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड, आनुवांशिक शोधित जो बीज है, ये जो संकर बीज जिनको हम बोलते हैं, तो उनसे बेहतर फसल होती, उनसे कोई बेहतर फसल नहीं होती। आप किसी भी जब प्राणी की बात करेंगे तो वो प्राणी एक पर्टिकुलर कृषि जलवायु क्षेत्र के लिए है। ठीक है। और हर कृषि जलवायु क्षेत्र के हिसाब से प्रकृति ने वहां के प्राणियों को बनाया है। जैसे अगर आप करीबन 1970 के दशक के बारे में सोचें तो जो हमारे यहाँ पे वो जो श्वेत क्रांति चल रही थी उसमें पूरा बढ़ावा दिया जा रहा था कि ये जो जर्सी होल्स्टीन है ये गाय ज्यादा दूध देती है, तो इसीलिए जो हमारी भारतीय जो देसी नस्ल है उसको क्रॉस ब्रीड करना चाहिए, राइट, क्योंकि इनका भी दूध उत्पादन बढ़ जाएगा। लेकिन भारत की जो जलवायु है उसके हिसाब से भारत के जो देसी ब्रीड्स हैं, जो देसी नस्ल हैं, वो उस हिसाब से बनी हुई है। अब जब ये भर भर के इंपोर्ट किया गया जर्सी और होल्स्टीन को, तो उनके साथ उनकी बीमारियां भी आई। अभी जो फुट एंड माउथ डिजीज है जिसका पिछले साल काफी प्रकोप रहा राजस्थान के क्षेत्र में, वो भारत में जो मवेशी हैं उनको वो बीमारी होती ही नहीं थी। भारत की जो गाय और भैंस है उनको वो बीमारी होती ही नहीं थी।
ये यूरोपियन बीमारी है जो जर्सी होल्स्टीन के साथ आई। तो जब भी आप जेनेटिकली मॉडिफाई करेंगे किसी भी ऑर्गेनिज्म को, किसी भी लाइफ फॉर्म को, तो वो नई समस्या को जन्म देगी। ठीक है, जैसे अगर हम फसलों की बात करेंगे तो फसलों में नए प्रकार के कीट, नए प्रकार की बीमारियां, वो सब जनरेट होती हैं। ऐसे ही एक और बड़ा मिथक है, वो है हार्मोन्स का इस्तेमाल खेती में। अब हार्मोन्स का इस्तेमाल करने की जरूरत क्या पड़ती है अगर आप उसको ध्यान से देखें। खैर उत्तर प्रदेश में तो मैंने ज्यादा लोगों को हार्मोन्स इस्तेमाल करते हुए नहीं देखा है, लेकिन अगर आप वेस्टर्न इंडिया की बात करें या सेंट्रल इंडिया की बात करें, जैसे आपका मध्य प्रदेश या छत्तीसगढ़ या आपका गुजरात या महाराष्ट्र, तो वहां पे लोग हार्मोन्स का काफी इस्तेमाल करते हैं। उसका कारण क्या है कि जो आपने फसल लगाई, पहले आपने एनपीके का इस्तेमाल किया, फिर आपने वीडीसाइड, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, ये सब इस्तेमाल किया। अब जब फसल थोड़ी बड़ी हुई, जब उसमें फूल आने शुरू हुए, तो बिकॉज आपने इतने सारे रसायन पहले ही इस्तेमाल किए हैं, इसलिए उसके साथ एक जो आपके पौधे हैं उनके साथ एक तरह का केमिकल इंटरवेंशन इतना ज्यादा हो गया कि मेल फूल जिन पौधों पे आए हैं उसमें फीमेल फूल नहीं आए हैं, जिसमें फीमेल फूल आए हैं उसमें मेल फूल नहीं आए हैं। अब पॉलिनेशन कैसे हो? तो पॉलिनेशन करने के लिए आपको चाहिए मधुमक्खी, तितली, भंवरे। वो यदि इस फसल पे बैठेंगे तो आप इतनी पेस्टिसाइड ऑलरेडी इस्तेमाल कर चुके हैं कि वो यदि आके बैठे तो वो मर जाएंगे, तो वो आते ही नहीं है। अब जब वो नहीं आ रहे हैं तो फ्रूटिंग होने का सवाल ही नहीं है। तो फ्रूटिंग कैसे हो? इसके लिए लोग हार्मोन्स का स्प्रे करते हैं। अब हार्मोन का स्प्रे, हार्मोन तो आपकी फैक्ट्री में बन रहा है, तो जो आपकी फ्रूटिंग चालू हुई है, जो आपके फ्रूट्स आए हैं, वो आधे केमिकल उसका कॉम्पोजिशन है और आधे उसका नेचुरल कॉम्पोजिशन। ठीक है, अब इसकी वजह से जब, और एक तो आपने जो जीएमओ सीड्स यूज किए हैं उनमें भी ये समस्या होती है, क्योंकि जो मल्टीनेशनल कंपनीज, जो सीड कंपनीज हैं, वो इस तरीके से बीज बनाती हैं कि इसके अंदर आपको अगली उपज के लिए बीज ना मिले। अगर आप हमारी पारंपरिक कृषि देखेंगे तो हर किसान अपना थोड़ा सा फसल जो है वो बीज बनाने के लिए रख लेता है, जिससे कि अगली फसल के लिए हमारे पास पर्याप्त मात्रा में बीज हो। लेकिन अब ये जो जीएमओ सीड्स आने लगे हैं उसके अंदर अगर आप बीज बोएंगे भी तो भी उपज नहीं होगी। तो हमको जो जीएमओ सीड्स हैं उनसे बचना है, जो केमिकल्स हैं उनसे बचना है, जो हार्मोन्स हैं उनका इस्तेमाल हमको नहीं करना है। और अब ये जो एक और सिंचाई की जो बात, जैसा कि मैंने पहले भी डिस्कस किया कि केवीकेज में और एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज में भी इसकी बात होती है अक्सर कि पानी लगाना है तो पानी छोड़ दीजिए, मतलब खेत में भर दीजिए पानी। तो खेत में जब पानी भरते हैं तो हम जड़ों को पानी दे रहे हैं, हम पत्तों को पानी नहीं दे रहे हैं। और ऐसा ही भी वो प्रेम सिंह जी से भी जो डिस्कशन हो रहा था सेशन चालू करने से पहले, वो ये है कि अगर हम प्राकृतिक सिंचाई की पद्धति देखें तो वो सिर्फ छिड़काव वाली पद्धति है, लबालब भरने वाली, बाढ़ नहीं लानी है हमको खेतों में। तो इससे क्या होगा कि एक तो हमारी पानी की जो रिक्वायरमेंट है खेती में वो सब्सटेंशियली घट जाएगी। आज की डेट में जो पानी इस्तेमाल जो पूरे देश में इस्तेमाल हो रहा है उसका ऑलमोस्ट अबाउट 63% पानी हमारा खेती में इस्तेमाल होता है। कारण उसका सिर्फ ये है कि खेतों में पानी भर दिया जा रहा है। ठीक है, अब खेतों में पानी भरने की जो रिक्वायरमेंट है वो पैदा कहाँ से होती है? वो पैदा यहाँ से होती है कि जो आपने यूरिया, फॉस्फेट और डीएपी वगैरह जो आपने छिड़काव किया है खेतों में, तो वो वहीं पड़ा रह जाएगा, वो किसी इस्तेमाल में नहीं आएगा। कारण उसका ये है कि जब तक वो पानी से रिएक्ट नहीं करेगा, वो जो केमिकल बॉन्ड है वो ब्रेक नहीं होगा। इसीलिए खेतों में पानी छोड़ दीजिए, जिससे कि जो आपने छिड़काव किया है यूरिया के दाने और वो सब पानी के साथ रिएक्ट करें और वो फसलों के इस्तेमाल का हो सके। लेकिन हम यहाँ पे अभी जिस तरीके से खेती करने की बात कर रहे हैं उसके अंदर हमें एनपीके की आवश्यकता ही नहीं है। तो हमें सिर्फ पौधों को सक्षम और सुदृढ़ बनाना है, हमें किसी प्रकार के रसायन का उपयोग ही नहीं करना है खेती में। उससे हमारी न सिर्फ मिट्टी की सेहत अच्छी होगी,
पौधों की सेहत अच्छी होगी। और जो हमने जो चारा जो पौधों का हमने इस्तेमाल किया, वो चारे को जब हमारे मवेशी खाएंगे तो उनकी भी सेहत अच्छी होगी। तो हमें जो हमारी ह्यूमन फूड चेन है और जो हमारा जो एनिमल फूड चेन है, उस दोनों जगह से अगर केमिकल्स को पूरी तरीके से हटाना है, अगर उनके इम्पैक्ट को पूरी तरीके से खत्म करना है, तो हमें केमिकल्स का उपयोग कम से कम करना होगा, इनफैक्ट नहीं करना होगा। ठीक है। और ये सारी चीजें हम ऑलरेडी प्रैक्टिकली करके देख चुके हैं, वही हमने पिछले 4 केस स्टडीज में, वीडियोस में आपको दिखाया भी था। और ये जो छठा इम्पॉर्टेंट मिथक है कि जैसे ही हम रासायनिक कृषि छोड़ते हैं तो जो हमारी उपज है वो 60% गिर जाती है। ये सिर्फ जो आपको ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर बताने के लिए जो लोग आते हैं, वो ये कहते हैं कि भाई आप केमिकल इस्तेमाल बंद कर दीजिए और ऑर्गेनिक पे जाइए। और ऑर्गेनिक पे जाएंगे तो आपकी जो फसल है वो 60% गिर जाएगी। और ऑर्गेनिक पे क्यों जाए? क्योंकि वो प्राकृतिक है। सबसे पहली चीज तो हम ये समझ ले कि प्रकृति में खेत नहीं होते, प्रकृति में जंगल होते। ठीक है। तो प्राकृतिक खेती कोई खेती नहीं होती। दूसरी चीज, हाँ, हम प्रकृति से प्रेरणा लेके खेती जरूर कर सकते हैं, लेकिन यदि हम प्रकृति से प्रेरणा लेके प्राकृतिक खेती कर रहे हैं तो क्या रासायनिक खेती जो है वो प्रकृति से भी ज्यादा मजबूत है? ऐसा तो हो नहीं सकता, क्योंकि रसायनों का इस्तेमाल तो इंसानों ने ही शुरू किया है ना। इंसान प्रकृति से ऊपर तो है नहीं, प्रकृति से ऊंचा तो हो नहीं सकता। तो जैसे ही हम केमिकल फार्मिंग बंद करते हैं तो ऑर्गेनिक फार्मिंग, या तो ऑर्गेनिक फार्मिंग नेचुरल नहीं है, या फिर ये जो ड्रॉप है वो नहीं आना चाहिए। अब जितनी भी केस स्टडीज हमने पिछले 4 सेशंस में डिस्कस की हैं, किसी में भी 1 ग्राम भी फसल में ड्रॉप नहीं आया। हाँ, बढ़ जरूर गई। जैसे करेले की जो केस स्टडी थी उसमें हमने आपको बताया था कि जो उपज है वो 225% बढ़ गई थी, और वो फर्स्ट क्रॉप साइकिल से थी। ये नहीं कि हमने 5 साल के बाद हमारी उपज बढ़ी है, पहली क्रॉप साइकिल से ही आपकी उपज जो है वो 225% बढ़ गई। टमाटर की खेती में भी आपकी जो उपज है वो सब्सटैंशियली बढ़ी थी, लेकिन उसको क्वांटिफाई हमने नहीं किया था कि कितनी बढ़ी है। और मिर्ची में तो हमने पूरी की पूरी दूसरी फसल ले ली उसी पौधे से। सो रासायनिक खेती छोड़ने पर 60% उपज गिर जाती है। ये तब होता है जब आपकी पद्धति गलत है। यदि आपकी रासायनिक पद्धति को छोड़ के आप दूसरी पद्धति पे जा रहे हैं, वो पद्धति सही है, तो कोई फसल में ड्रॉप नहीं आता, उपज में कोई ड्रॉप नहीं आएगा, उपज उल्टा बढ़ेगी ही। अब कुछ वैज्ञानिक मिथक जो हमने खुद फैलाए हैं अपने देश में उनकी भी बातें कर लें कि जो वैदिक कृषि जो है उससे उपज अच्छी नहीं होती है। मैं आपको पहले की स्टडीज में बता चुका हूं कि उपज अच्छी होती है। ठीक है। हमारी जो पद्धति है वो अवैज्ञानिक है। तो वो हमारी जो पद्धति है वो इतनी वैज्ञानिक है कि उससे ज्यादा वैज्ञानिक पद्धति आज तक पृथ्वी में कहीं भी अपनाई ही नहीं गई, क्योंकि हम पारिस्थितिक तंत्र को समझते हैं, हम खगोल शास्त्र को समझते हैं, हम मौसम के चक्र को समझते हैं, हम जीव विज्ञान को समझते हैं, और ये सारी चीजें खेती में सम्मिलित हैं। ये जो धारणा चली आ रही है कि नहीं वो तो अरे गांव का किसान है, पढ़ा लिखा नहीं है, ये जो धारणा है ना, ये बनाई गई है। ये भारत की धारणा नहीं है। भारत में किसान जो होता है, जो हमारे जो पारंपरिक तरीके से जो खेती करता है, वो बहुत बड़ा वैज्ञानिक होता है। आपने यदि एक किताब पढ़ी हो, कृषि पराशर एक किताब है, उसके अंदर वो पूरा का पूरा जो तरीका है वो बताया गया है कि आप किस तरीके से सिर्फ एक दिन खेत में खड़े होके आप हवाओं को ऑब्जर्व कर लें तो आप पूरे साल का पंचांग बना सकते हैं कि किस किस दिन इस खेत में बारिश होगी और किस किस दिन इस खेत में तेज हवाएं चलेंगी, कब हवा कम होगी, कब हवा में नमी कितनी होगी। वो पूरा तरीका बताया हुआ कि आप आराम से बैठ के उसको कैलकुलेट कर सकते। ठीक है। तो भारतीय जो वैदिक प्रणाली है खेती की, उससे ज्यादा वैज्ञानिक कोई प्रणाली है ही नहीं। और आज तो साइंस ये प्रूव कर चुका है कि खेती की इजाद, खेती का आविष्कार ही भारत में हुआ है। तो
इससे ज्यादा वैज्ञानिक तो कोई दूसरा पद्धति है ही नहीं। ठीक है। उसके बाद आता है यंत्रों और रसायनों और जो आपकी एंटीबायोटिक्स है उसकी वजह से सफलता मिलती है। उसकी वजह से सफलता मिले इसकी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन अगर हमने पारिस्थितिक तंत्र को समझकर मौसम चक्र के अनुसार खेती की तो खेती जो है वो 100% सफल होगी, 100% प्रॉफिटेबल होगी। क्योंकि उत्तम खेती मध्यम बान ये सिर्फ भारत में कहावत है। तो भारत में ऐसी खेती की प्रणाली, ऐसी पद्धति एग्जिस्ट करती है कि खेती में तो नुकसान होने का कोई सवाल पैदा ही ना। सॉरी। दूसरा जो चौथा हमारा जो मिथक है वो है कि खेती अलग चीज होती है, दुग्ध उत्पादन अलग चीज होता है और मछली पालन अलग चीज होता है। ये सबकी अपनी अलग अलग एक्सपर्टीज है। ये जैसा मैंने पहले भी आपसे डिस्कस किया कि ये सब इंटरडिपेंडेंट है। जैसे आप एक कोई बड़ी कंपनी की बात करें, जैसे अगर हम रिलायंस इंडस्ट्रीज की बात करें तो रिलायंस इंडस्ट्री में एक तो कपड़ा मिल है, उसके अंदर फिर आपका पेट्रोकेमिकल भी है, अब टेलीकॉम भी है, फिर जियो सिनेमा भी है। तो ये सारी की सारी सिस्टर कंसर्न्स है, ये सब मिलके प्रॉफिट किसको दे रही है? रिलायंस इंडस्ट्री। वैसे ही खेती में चाहे वो शाक सब्जी की खेती हो, चाहे वो अनाज की खेती हो, चाहे वो दलहन तिलहन की खेती हो, खेती, पशुपालन, मत्स्य पालन, ये सब इंटरडिपेंडेंट सिस्टर कंसर्न्स हैं। ये सब एक दूसरे को फायदा पहुंचा रही हैं। तो ये सब अंतर निर्भर हैं और इंटरडिपेंडेंट है और सब के सब मिलके अलग से आपको प्रॉफिटेबिलिटी इंश्योर कर। तो हम जितने ज्यादा सिस्टर कंसर्न्स रखते हैं उतना ज्यादा हमारा जो डिपेंडेंस ऑन वन है वो घटता है और हमारा जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो बढ़ता है। सो ये सारी चीजें हमको ध्यान में रखनी जरूरी है। और एक और जो लास्ट है बट नॉट द लीस्ट, कि अगर आपको ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट चाहिए तो ज्यादा से ज्यादा उपज होनी, तो हम किस कॉस्ट पे उपज बढ़ा रहे हैं उसको भी ध्यान रखना बहुत जरूरी है। कि हम 100 रुपये लीटर पेट्रोल खरीद के और उसके बाद हम खेती कर रहे हैं कि हम 20 रुपये किलो चारा खरीद के और उससे हम बैल से खेती कर रहे हैं। क्योंकि हमारी जितनी इनपुट बढ़ेगी उतना ही ज्यादा प्रेशर हमको प्रॉफिट पे भी आएगा। क्योंकि हमारी लागत ज्यादा है इसीलिए हमको ज्यादा पैसा चाहिए उपज के लिए, सो दैट हमारी प्रॉफिटेबिलिटी बनी रहे। हमारी लागत जितनी कम होगी हमारा प्रॉफिट अकॉर्डिंगली उस हिसाब से बढ़ता चला। ये चीज भी हमको ख्याल में रखना बहुत जरूरी। अब हम एक और बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है वो है कृषि जलवायु क्षेत्र। आज भारत में करीबन 15 कृषि जलवायु क्षेत्र हैं, लेकिन जो हमारा भारत खंड जम्बू द्वीप जिसको हम बोलते हैं, अखंड भारत जो था, उसके अंदर 39 एग्रो क्लाइमेटिक जोन थे। ठीक है, कृषि जलवायु क्षेत्र। तो 39 कृषि जलवायु क्षेत्र में हम ऑलमोस्ट पूरा का पूरा ग्लोब कवर कर ले। मतलब ऐसी कोई भी कृषि जलवायु परिस्थिति पूरे वर्ल्ड में नहीं है जो भारत में नहीं हो। इसका सबसे बड़ा एडवांटेज हमको क्या मिलता है कि हमारे पास जो जैव विविधता है, जो बायोडाइवर्सिटी है, वो वर्ल्ड में सबसे ज्यादा है। जैसे हमको ये तो सब लोग बार बार बात करते रहते हैं कि भारत में ग्लोबल पॉपुलेशन का 17% भारत में, लेकिन हम ये डिस्कस नहीं करते कि ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी का 17% भारत में। मैं सिर्फ इंसानों की, सिर्फ ह्यूमन रेस की बात नहीं कर रहा हूँ। जितने भी प्रकृति में पशु पक्षी पेड़ पौधे जंतु जितने भी बनाए हैं प्रकृति ने, उसका 17% सिर्फ भारत में है। अब इसका एंड रिजल्टेंट, अब हम इसको अगर हम अपनी खेती से, अपनी प्रॉफिटेबिलिटी से जोड़े तो क्या होता है? तो ये होता है कि इतने प्रकार की, आपके स्क्रीन पे जो आपको दिख रहा है, इतने प्रकार की सिर्फ भिंडी भिंडी है। ये सिर्फ बैंगन की प्रजातियां हैं। 18-19 प्रजातियां तो हमारे पास सिर्फ बैंगन की हैं। करीबन 7 या 8 टाइप की तो सिर्फ गोभी होती है हमारे यहाँ। ये सिर्फ टमाटर हैं। ये लौकी और नेनुआ की प्रजातियां हैं। ये सिर्फ गाजर की प्रजाति है, मूली, और ये हैं आलू। इतनी विविधता हमारे पास है भारत में आज की डेट में भी। मतलब आज से करीबन 75 साल पहले जब लोग सब्जी लाने के लिए जाते थे
तो ये भी बताना पड़ता था कि अगर बैंगन चाहिए तो कौन सा वाला चाहिए, मतलब बैंगनी वाला चाहिए कि पीला वाला चाहिए कि हरा वाला चाहिए कि लाल वाला चाहिए। ठीक है, अगर भिंडी लेके आनी है तो कौन सी भिंडी लानी है, गाजर लानी तो कौन सी गाजर लानी है, क्योंकि 5 तरह की तो गाजर है हर सब्जी वाले के पास, 7 तरह की भिंडी है। तो ये अगर हम अपनी बायोडायवर्सिटी को ध्यान में रख के उसको हम खेती पे अप्लाई करें, तो जैसे जो दूसरी क्लास जो दूसरा सेशन जो चल रहा था एलएमए की तरफ से, वो काले चावल के ऊपर था। बहुत सारे लोग तो काले चावल को मतलब लगाते ही नहीं है। अभी पिछला साल जो था वो हमारा वो मिलेट ईयर था, वो भारत ने ही इंट्रोड्यूस किया था वर्ल्ड हेल्थ के लिए। तो ये जो मोटा अनाज है, जो श्री अन्न है, वो तो नेचुरल बायोडाइवर्सिटी का ही पार्ट है ना। और हर जो डाइवर्स जितनी हमारी उपज रहेगी, उतनी ही ज्यादा हमारी मिट्टी का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और उतनी ही ज्यादा प्रॉफिटेबिलिटी आप इंश्योर कर सकते। क्योंकि अगर हर आदमी एक ही तरह के मूली बेच रहा है तो जाहिर सी बात है मूली का जो रेट है वो गिर जाएगा। ये मिर्ची वाली केस स्टडी जब हम डिस्कस कर रहे थे, डिमांड सप्लाई रेशियो हमने डिस्कस कि जब हर गांव के पास भर भर की मिर्ची है तो मार्केट में रेट क्या मिल रहा है, 50 पैसे किलो। और जब सबके पास सप्लाई नहीं है तो रेट कहाँ पहुंच गया, 80 रुपए किलो। इतना ज्यादा मार्केट में डिफरेंस आता है पैसों का जब सप्लाई अधिक हो और डिमांड कम हो। इसको रिवर्स हम कैसे कर सकते हैं, इसको रिवर्स हम ऐसे कर सकते हैं कि हर किसान जो है वो अपने कृषि जलवायु क्षेत्र के हिसाब से अलग अलग फसल लगाए। जितने किसान मंडी पहुंचेंगे उतनी अलग अलग टाइप की फसल पहुंचेगी और उतनी ही ज्यादा उसकी गुणवत्ता अधिक होगी, उतनी ही ज्यादा मिट्टी की उर्वरता बढ़ेगी। और क्रॉप रोटेशन ये सब कुछ आप लोग पहले से जानते हैं, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन हम शायद भूल जाते हैं क्योंकि एक ट्रेंड चल रहा है। उस ट्रेंड से हट के जब तक हम काम नहीं करेंगे तब तक वो चीजें दिमाग से उतर जाती। तो मिट्टी, पानी और हवा सब इंटीग्रेटेड गियर्स हैं। अगर हम इनको समझ के चलेंगे तो सारी चीजें बिल्कुल सही हिसाब से चलेंगी और हमारी जो उपज है वो पूरी की पूरी तरह से इन्हीं 3 फैक्टर पे डिपेंडेंट। अब अगर हम अपने पौधों को देखें तो वो एक बहुत ही यूनिक स्थिति में है कि जब वो कार्बन और नाइट्रोजन साइकिल्स को जोड़ते हैं, क्योंकि जड़ें जमीन में हैं और पत्ते हवा में। अब इन पत्तों पे यदि हमने उत्तम गुणवत्ता के जल का छिड़काव किया तो न सिर्फ वो सिंचाई इंश्योर कर रहे हैं, बल्कि वो जो जैसा मैंने आपको ये डायग्राम में आपको दिख रहा है कि जो पत्ते हैं वो हवा से कार्बन एब्जॉर्ब कर रहे हैं और मिट्टी में जो आपके सूक्ष्म जीवी हैं वो हवा से नाइट्रोजन एब्जॉर्ब कर रहे हैं। नाइट्रोजन पौधों को चाहिए बढ़ने के लिए, कार्बन सूक्ष्म जीवी को चाहिए बढ़ने के लिए। तो पौधों ने कार्बन कैप्चर किया, सूक्ष्म जीवियों ने नाइट्रोजन कैप्चर किया और जड़ों ने एक्सचेंज आदान प्रदान कर दी। ठीक है, इस तरीके से मिट्टी का जो पारिस्थितिक तंत्र है वो भी सुदृढ़ हुआ। मिट्टी के लिए मिट्टी को स्वस्थ रखने के लिए आपको कार्बन चाहिए, तो वो कार्बन जड़ों के माध्यम से पौधे छोड़ रहे हैं और पौधों को सुदृढ़ और सक्षम होने के लिए नाइट्रोजन चाहिए, जो कि सूक्ष्म जीवी जो मिट्टी के हैं वो पौधों को सप्लाई कर रहे हैं। इस तरीके से हमको इस पूरी प्रक्रिया में न तो कोई रसायन चाहिए, न तो कोई खाद चाहिए, न तो कोई आपको जीएमओ सीड चाहिए, और ये सारी प्रक्रिया प्राकृतिक है, नैसर्गिक है। तो इसी प्रकार से इस तंत्र को समझते हुए यदि हम काम करेंगे तो हम 100% प्रॉफिटेबिलिटी इंश्योर कर सकते हैं। और उसी को हम कहते हैं पारिस्थितिक खेती। 360 डिग्री का दृष्टिकोण है कि सबसे पहले हम जल को सुदृढ़ करें, उसके बाद वो जब हम जलाशय सुदृढ़ करेंगे तो हमारे भूमिगत जल का पुनर्भरण होगा, जो वाटर टेबल है वो बढ़ा हुआ रहेगा। वाटर टेबल बढ़ा हुआ रहेगा तो जल प्रबंधन पूरे गांव के लिए ठीक होगा। ये सिर्फ एक खेत की बात नहीं हो रही है, हर गांव में यदि प्रचुर मात्रा में जल चाहिए तो भूमिगत जल का भरण जो है वो आवश्यक है। और उसके लिए प्रकृति ने जो सतही जलाशय बनाए हैं उनका काम यही है कि वो भूजल भरण करते रहें हर मानसून में। अब अगर जलाशयों में पानी की गुणवत्ता अच्छी होगी तो वहाँ मत्स्य पालन बढ़िया होगा, आपको मछली के बीज डालने की जरूरत नहीं, हो प्राकृतिक रूप से मछली वहाँ पे होगी। उसी पानी का इस्तेमाल यदि हम अपने पशुपालन में करें
तो हमारे पशु भी स्वस्थ होंगे, और उसी पानी का इस्तेमाल हम खेती में करेंगे तो खेती भी रसायन मुक्त होगी, वही चारा बनेगा। इस प्रकार से हम जितने भी उपक्रम ऐड करते जाएंगे उतना ही ज्यादा हम पूरे के पूरे गांव के पर्यावरण को अच्छा कर सकते हैं। और ये सिर्फ मनुष्यों के लिए नहीं होगा, हर प्रकार के प्राणी के लिए होगा। अब यदि आप ये सारे उपक्रम को देखेंगे तो आपको ये क्लियर हो जाएगा कि इससे ज्यादा प्रॉफिटेबल कुछ हो ही नहीं सकता। हर चीज की अबंडेंस है गांव में। अब गांव में आप जो घर होते हैं आपके कितने बड़े बड़े होते हैं, शहर में आप कितने स्क्वायर फीट में रहते हैं, वही समस्या रहती है। तो ये जितनी भी मूल समस्याएं हैं इन सब का निवारण जो है इसी प्रकार से हो सकता है कि हम अपना जल प्रबंधन जो है उसको सही करें, जलाशयों को स्वस्थ करें, और उसी जल का उपयोग करें खेती में, जिससे कि खेती को हम केमिकल फ्री और एंटीबायोटिक फ्री बना सकें। ये मुरादाबाद की केस स्टडी है जहाँ पे बिफोर एंड आफ्टर आप टाइमलाइन भी लिखी है। अप्रैल 2022 से फरवरी 2023 के दौरान जो आसपास के खेत हैं उसके उसके अंदर भी आप ट्रांसफॉर्मेशन देख सकते हैं। और इस तरीके से हमने कई जगह पे काम किया है, अहमदाबाद गुजरात में, सोनीपत हरियाणा में, कलकत्ता बंगाल में, अयोध्या उत्तर प्रदेश में। तो ये सब अलग अलग जगह पे हमने अलग अलग काम किए हैं। अभी तक हम 40 से ज़्यादा प्रोजेक्ट कंप्लीट कर चुके हैं। करीबन 100 मिलियन लीटर जो वेस्ट वाटर है वो हर रोज हमारी टेक्नोलॉजी से ट्रीट होता है। करीबन 300 एकड़ से ज़्यादा की वाटर बॉडीज को हम अभी तक बचा चुके हैं, और उन 300 प्लस एकड़ की वाटर बॉडीज को बचाने की वजह से करीबन 30 लाख लोगों को हम एयर पोल्यूशन से बचा चुके हैं। करीबन 20 लाख लोगों को हम वाटर और वेक्टर बोर्न डिजीजेस से बचा चुके हैं। 100 मिलियन लीटर से ज्यादा का हम भूजल रिचार्ज कर चुके हैं, और 100 से ज्यादा बायोडाइवर्सिटी जो जैव विविधता है उसको हम बचा चुके हैं। और इसी वजह से ये हमको अभी तक अवार्ड्स जो हमने कमाए हैं उनकी फहरिस्त जो है वो 10-11 की। और दैट इज द एंड ऑफ द प्रेजेंटेशन। अभी हम वापस प्रश्नों की ओर चलते हैं। प्रेजेंटेशन यहाँ खत्म हो गई है। अब किसी के कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। ब्रह्मपाल जी, आपका कोई प्रश्न, आप कुछ पूछना चाहेंगे? नमस्कार मैम। नमस्कार ब्रह्म, आपका कोई प्रश्न है? क्योंकि कुछ प्रश्न हमने पहले भी ले लिए थे, तो अगर कुछ और अगर आपका प्रश्न है जो अभी बताया है, क्योंकि हर बार मधुकर जी ने नई नई केस स्टडी पे बताई है, जितनी भी टमाटर, मिर्ची, करेला और राजपूती, तो अलग अलग केस स्टडी है। इससे संबंधित आप कुछ प्रश्न आपका? बस कोई प्रश्न नहीं है मैम। कोई प्रश्न नहीं है मैडम, मैं ये क्वेश्चन करूंगा। हाँ जी, प्रेम सिंह जी बिल्कुल करिए। मेरा क्वेश्चन मैडम जो है कि जो हमारा पौधा है उसको पहले तो 16 एलिमेंट दे दिए जाते थे कि 16 एलिमेंट की आवश्यकता है, यानी 18 एलिमेंट की एक पौधे को आवश्यकता है। तो हम उसकी रिक्वायरमेंट जो उसको रिक्वायरमेंट है नाइट्रोजन, फास्फोरस, कैल्शियम, मैग्नीशियम, बहुत पीछे से शोर बहुत आ रहा है। तुम्हें कहीं चलाओ हाँ का होता स्टार्ट करे अपना हमें स्टार्ट करे थी। बहुत सारे जो एलिमेंट्स हैं, तो मान लीजिए कि हम लीफ के माध्यम से उस पौधे को सिर्फ पानी पहुंचा सकते हैं, लेकिन वो सारे एलिमेंट उसको कैसे पहुंचा पाएंगे? प्रेम सिंह जी, वो सारे एलिमेंट्स पानी के माध्यम से ही पहुंचेंगे उनके पास। जी, इनका प्रश्न है कि जैसे आपने पहले बताया था कि हम नीचे पानी में ज्यादा देके पत्तियों पे ज्यादा फोकस करें, उन पे छिड़काव करें, तो अब इनका ये प्रश्न है कि पानी को जैसे कैसे पूरे तत्व मिलेंगे, पौधे को कैसे पूरे तत्व मिलेंगे, तो अब ये प्रश्न उनका है। तो जी मैडम, मैं वही प्रेम सिंह जी को बता रहा था कि जब आप जलाशय में पानी को शोधित करते हैं तो आप उस पानी के माध्यम से ही जब आप उसका छिड़काव करते हैं तो पौधों को जो जितने भी तत्व चाहिए जो उनके लिए आवश्यक हैं वो सब पानी के माध्यम से ही उनको मिल जाएंगे। और इसीलिए जो छिड़काव का समय है वो भी उसी हिसाब से रखा गया है कि जब आप पानी का छिड़काव करेंगे तो वो पूरा का पूरा पानी एब्जॉर्ब हो जाएगा, क्योंकि स्टोमाटा ओपन होगा और वो एब्जॉर्प्शन हो जाएगा तत्काल प्रभाव से। जितने भी आवश्यक एलिमेंट्स जो पौधों को चाहिए वो पानी
के द्वारा ही उनको प्राप्त हो जाएगा। वो तो आपको सर अलग से डालने की आवश्यकता नहीं है। जो पानी पानी ट्रीट करेंगे, एलिमेंट उसमें डालेंगे या वो नेचुरल होगा सर? नेचुरल सर, आपको डालने की आवश्यकता नहीं है। जी जी जी। तो जो पानी ये डालेंगे ये वो नॉर्मल ट्यूबवेल का ही पानी रहेगा या उसमें कुछ कैसे? नहीं नहीं मैम, ट्यूबवेल का जो भी पानी है वो तालाब में आएगा। तालाब के पानी को हम ट्रीटमेंट करेंगे, ट्रीट करके उस पानी को खेती के लायक बनाएंगे, और फिर इस पानी के छिड़काव से ही जितने भी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और जितने भी मेजर न्यूट्रिएंट्स पौधों को चाहिए, वो सिर्फ पानी के छिड़काव से ही पौधों को मिल जाए। तो मेन है कि जो ट्यूबवेल से अभी पानी आ रहा है और जो खेती में पानी जा रहा है उसके बीच में सारा पॉन्ड का एक काम है जो कि है। और जब तक वो नहीं होगा तो वो सही न्यूट्रिएंट सही एलिमेंट्स पौधों को या पेड़ों को नहीं मिले। तो अगर नहीं, ट्यूबवेल डायरेक्ट का पानी वैसे भी डायरेक्टली खेती में इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि ट्यूबवेल का जो पानी है प्रकृति ने उसको सब सरफेस के लिए बनाया है, सरफेस यूजेज के लिए नहीं बनाया है। तो ट्यूबवेल से पानी निकाल के वैसे भी आपको तालाब में कम से कम 3-4 दिन रखना ही चाहिए, जिससे कि वो सनलाइट से एक्सपोज हो तो वो ठीक हो, पानी सरफेस कंडीशन के हिसाब से एक्मेटाइज हो पाए, देन इट शुड बी यूज। बट ये जो प्रोसेस है ट्यूबवेल वाला ये तो काफी सालों से सदियों से चला आ रहा है। तो अब क्या सदियों ऐसा से नहीं आ रही बहुत मैम, टाइम ये से सारा प्रोसेस डायरेक्ट 1963 के बाद चालू हुआ है, उससे पहले ऐसा कोई प्रोसेस नहीं। नहीं? जनरली पानी ट्यूबवेल से डायरेक्ट खेती में ही आता है तो पहले तो कुछ ऐसा नहीं था। तो तब क्या वो उसमें कुछ फर्क था उस टाइम पे और इसके पानी जो ट्यूबवेल में पानी आ रहा है इसके? नहीं मैम, ट्यूबवेल का जो पानी है, अगर हम प्रकृति को बिना समझे काम करेंगे तो ये काम तो हम कर ही रहे हैं पिछले 50 सालों से। लेकिन आप यदि देखें कि आपके आसपास जो इम्पैक्ट पड़ा है, जैसे आप अगर अपने बचपन की बात करें, आप कितने लोगों को अपने बचपन में जानते थे जिसको डायबिटीज हो, और आज आप देखिए आप कितने लोगों को जानते हैं कि जिनके पास डायबिटीज हो। आप अपने फोन बुक में अगर देखेंगे कि मेरे पास यदि 2,500 नंबर है, तो वो 2,500 में से आपको कंफर्टेबली 250-300 लोग ऐसे मिल जाएंगे जो डायबिटीज के पेशेंट, कंफर्टेबली। हम्म। कारण उसका क्या है कि हमारा खान पान सब बदल गया। और खान पान क्यों बदला है? क्योंकि हमारी खेती करने की जो पारंपरिक पद्धति है उसको हमने, तो जो भी फूड चेन में केमिकल्स हैं जिनकी वजह से देर इज अ मैसिव हेल्थ इम्पैक्ट, जो पब्लिक हेल्थ इंडेक्स जो गिरा है, उसका कारण सिर्फ ये है कि हम जो सदियों से जीते आए हैं भारत में, भारत इज द ओल्डेस्ट कंटिन्यूअस सर्वाइविंग सिविलाइजेशन, जिसके आज मल्टीपल साइंस स्ट्रीम्स में वैज्ञानिक प्रमाण है। और उसका कारण सिर्फ ये था कि हम 100% इन हार्मनी विथ नेचर जीते थे, जो कि हमने पिछले करीबन 50-60 साल से उस जीने के तरीके को पूरी तरीके से बदल दिया। ये इम्पैक्ट जो है ये मतलब आप मैक्सिमम जाएंगे तो 100 साल पीछे चले जाइए, 100 साल से ज्यादा टाइम नहीं हुआ। मतलब 1920 से लेके आज तक हम पूरी तरीके से वेस्टर्नाइज हो गए। हमने अपना सब कुछ जो है वो, क्योंकि अंग्रेजों ने जो इंग्लिश एजुकेशन इंट्रोड्यूस की थी वो 1859 के आसपास इंट्रोड्यूस की। उससे पहले हम सब अपने जो भारतीय जो पारंपरिक विद्या पद्धति है उसी से पढ़ते थे, लेकिन उसको भी एक एक रेजिस्टेंस था, उसको पूरी तरीके से एक्सेप्ट होने में करीबन 1890 के आसपास टाइम आ गया। और उसके बाद फिर हम लोग जो है वो वेस्टर्नाइज होना शुरू हुए, बिकॉज हमने जो बेसिक शिक्षा पद्धति है उसको ही बदल दिया। संस्कृत एजुकेशन वाज बैंड इन इंडिया, पीपल लाइक राजा राम मोहन राय सपोर्टेड इट, कि नहीं जी, संस्कृत पढ़ने की वजह से सारी भ्रांतियां फैलती है, सारे अंधविश्वास जो भारत में है उसका कारण है संस्कृत। और उसके बाद फिर सोसाइटी में चेंज आना स्टार्ट हुआ। तो अगर आप ये पूरा हिस्टोरिक चेन ऑफ इवेंट देखेंगे तो ये क्लियर हो जाएगा कि हमने जहाँ अपना जो वैज्ञानिक पद्धति थी जीने की उसको हमने छोड़ दिया, और हम अवैज्ञानिक पद्धति की तरफ आगे बढ़ते चले गए। मतलब ये कुछ इस तरह का है कि आप ये समझिए कि मेरे पास फेरारी है लेटेस्ट मॉडल, जो 360 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चल सकती है, लेकिन मुझे सिर्फ चलानी आती है, मैं ऑटोमोबाइल इंजीनियर नहीं हूँ। अगर खराब हो गई तो मुझे उसको ठीक करना नहीं आता। मैं अपनी फेरारी में जा रहा था, उसमें कोई प्रॉब्लम आ गई, मैं रुक गया, पीछे से एक बैलगाड़ी वाला आ रहा था, उसने बोला भैया अपना टीन का डब्बा मेरे साथ बांध दो, और मैं उसके साथ बैठ के उसकी बैलगाड़ी में चलने लगा। 100-150 किलोमीटर उसके साथ चलने के बाद मुझे ऐसा लगने लगा अरे फेरारी तो बेकार है, बढ़िया चीज तो बैलगाड़ी है। हमारे साथ कुछ वैसा ही हुआ है।
हम बहुत ही वैज्ञानिक तरीके से जीते थे। हमारा जो पूरी जीवन शैली थी वो बड़ी ही वैज्ञानिक थी और बड़े ही प्रकृति के सानिध्य में थी। इसीलिए भारत जो है वो आप समझिए कि अंग्रेज जब भारत में आए थे उससे पहले भारत ग्लोबल जीडीपी का 33% प्रोडक्शन भारत से था। और ये तब था जब ऑलरेडी भारत के अंदर भारत इज द मोस्ट इन्वेडेड कंट्री इन द वर्ल्ड। फिर भी अंग्रेज जब आए थे 1700 में, उस समय 33% ग्लोबल जीडीपी का भारत कंट्रीब्यूट करता। और उसका कारण क्या था? इतने इन्वेजन के बाद भी हम इतनी स्ट्रांग इकोनॉमी क्यों थे? क्योंकि पूरी कंट्री का एक स्ट्रक्चर था। स्ट्रक्चर ये था कि सारा प्रोडक्शन गांव में होता था और जो शहर थे वो मार्केट प्लेस थे। तो आज हम क्या कर रहे हैं? आज आप ये देखिए, प्रोड्यूसर जो है वो शहर में बैठा हुआ है और कंज्यूमर जो है वो गांव में बैठा। आप देखिए जितने टीवी चैनल्स हैं वो कहाँ से चलते हैं? दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, यहाँ से चलते हैं, मेजर मेट्रो। और उनके कंज्यूमर कहाँ बैठे हैं? गांव में। जितनी टेलीकॉम कंपनीज हैं, प्रोड्यूसर हैं, वो कहाँ बैठी हैं? शहरों में। कंज्यूमर कहाँ बैठे हैं? गांव में। तो जब हम पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था को ही पलट देंगे तो फिर इकोनॉमी वीक होती है, तो फिर इकोनॉमी वल्नरेबल टू रिसेशन होती है। अगर हम मतलब अभी टेक्स्ट में और वो पॉलिटिकल नारों में तो सब जगह हम बोलते हैं ना कि भारत गांव का देश है, लेकिन जो हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ थी, रूरल इकोनॉमी, उसको डिस्टेबलाइज करने के लिए हमने ऐसा कोई कसर नहीं है जो हमने नहीं छोड़ा पिछले 50-60 सालों। एंड रिजल्टेंट ये है कि अब लोग बीमार ज्यादा होते हैं, जो कर्जे हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, इकोनॉमी वीक जा रही है। और दोबारा से जो चालू हुआ है कि लोग अपना अपना उद्यम शुरू करने लगे, नौकरी की तलाश कम करने लगे। इसकी वजह से जो रूट्स हैं वो स्ट्रांग होने स्टार्ट हुए। भारत का जो इकोसिस्टम है स्टार्टअप का, वो एक बहुत ही जबरदस्त इम्पेटस दे रहा है इकोनॉमी को। और आप यदि स्टार्टअप का डेटा उठा के देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि हमारे यहाँ स्टार्टअप जो है वो मेजर मेट्रोज तक सीमित नहीं है। देयर आर मोर देन 800 cities which have startups। तो एक वो वाइड स्प्रेड जो सिस्टम बना है उसकी वजह से अब इकोनॉमी स्ट्रांग होना स्टार्ट हुई। अभी ग्रोथ रेट आपको अच्छी भारत की मिल रही है पिछले अबाउट 4-5 सालों में। वर्ल्ड की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। तो जितना ही हम उसको इकोनॉमी को डिसेंट्रलाइज करते, गांव के ऊपर जो इकोनॉमी थी वो क्यों डिपेंड करती है? क्योंकि गांव वाज अ डिसेंट्रलाइज्ड अप्रोच। अगर जड़ों तक ईंधन पहुंचेगा तो जड़ें मजबूत होंगी। वही हमारे खेती का भी अप्रोच होना चाहिए कि हमने पौधों की जड़ों को मजबूत करना है, ना कि हमने पौधों को अपने ऊपर डिपेंडेंट बना लेना है कि भाई हम यूरिया डालेंगे तो उनको नाइट्रोजन मिलेगा। जो का जो तंत्र है वो पहले से ऐसा बना हुआ है कि अगर हम उसको सिर्फ सुदृढ़ करेंगे तो पौधे हमारे ऐसे ही मजबूत होंगे, वो डिफेंड कर पाएंगे और हमें उपज बेहतर मिले। तो दैट इज व्हाट द होल अप्रोच। बिल्कुल। बट नाउ द इकोनॉमिक ऑफ कंट्री वो बढ़ रही है, तो इट इज ऑन जी, ग्रोइंग साइड। क्योंकि वो वहां से डिसेंट्रलाइजेशन चालू हुआ ना, बिकॉज ऑफ द स्टार्टअप इकोसिस्टम। बिल्कुल। तो और किसी का कोई प्रश्न और किसी का कोई सवाल हो तो वो आप अपनी सवाल रख सकते हैं। तो आई थिंक किसी का कोई प्रश्न नहीं है आज। तो मधुकर जी, आज जो आपने जितना भी जानकारी दी, और आज तो कुछ नए लोग भी जुड़े थे काफी। आई थिंक प्रेम सिंह जी को कुछ सेटिस्फेक्शन, कुछ सेटिस्फाई हुए हो, जो उनके प्रश्न थे और उनके सही उत्तर उन्हें मिल गए हो। तो अगर नहीं मिले तो हम कल फिर के से साथ मिलेंगे। आगरा में काम करेंगे मैम, फिर मजा आएगा, क्योंकि वो उनकी जो सोच है वो बहुत ही क्लियर है, बहुत ही क्लियर रोड मैप है उनके दिमाग में। तो जी इस तरीके से जब हम काम करेंगे तो उसका इम्पैक्ट पूरे आगरा मंडल पे पड़ेगा मेरे ख्याल से। तो बिल्कुल। जब नहीं मैडम, मधुकर जी, मैं एक थोड़ा सा आपको एक और बताना चाहूंगा कि गुजरात के सीएम थे माननीय नरेंद्र मोदी जी। जी। उस समय हम लोगों को बुलाया था तो आगरा से मैं गया था। हम्म। एक गुजरात विभ्रांत ग्लोबल एग्रीकल्चर समिट थी वहाँ पर 2013 में। हम्म। तो वहाँ वहाँ पर एक फील्ड का विजिट कराया था हम लोगों को। हम्म। और वो फील्ड विजिट का पर्पज ही यही था कि बिल्कुल नेचुरल फार्मिंग था वहाँ। सारी मधुमक्खियाँ भी थी, गौ पालन भी था। तो वहाँ पर धान की खेती हो रही थी। तो उसमें
जो जो कीड़ा होता है, जो गंदी कीड़ा बोलते हैं, जैसे बेलाथिन पाउडर देते हैं या साइपरमेथ्रिन देते हैं, कोई क्यूनाल फॉस दे रहा है, कोई कुछ दे रहा है, तो हम उन डॉक्टर साहब के साथ में हम लोगों ने करीब दिन का 1:30 बज रहा था और टेम्परेचर भी काफी था, लेकिन मैंने उनको कंधे से कंधा मिला करके मैंने उनके साथ विजिट किया। तो वहां जब गंदी कीड़ा उस पूरे फील्ड में था, तो हमारे एक बनारस और मेरठ मंडल के कुछ फार्मर थे, तो उन्होंने कहा कि मानिए सर इसको चूस जाएगा ये, तो आप इसमें साइपरमेथ्रिन या मेलाथिन पाउडर या क्विनोल फॉस दीजिए। तो उन्होंने एक ही बात कही थी कि अगर कोई दाना इसमें चूसा होगा तो दाना खाली मिलेगा, आप इस फील्ड में खाली दाना लेकर के आइए। तो मैं भी गुस्सा और भी फार्मर गुस्से, लेकिन उनके पूरे फील्ड में कोई भी दाना खाली नहीं मिला। तो उन्होंने ये बताया कि ये सिर्फ एक मोनोपोली है कि ये चूसेगा, लेकिन ये हमारा प्रकीर्णन का काम कर रहा है। ये जो कीड़ा है ये एक प्रकीर्णन का काम कर रहा है, और ये हमारा मतलब सहयोगी कीड़ा है। लेकिन जो मल्टीनेशनल कंपनियां इस प्रकार का एक भ्रम फैला दिया है कि ये कीड़ा जो है उसको हानि पहुंचा रहा है उस फसल को। तो ये बात सही है आपकी, नेचुरल, अब नेचुरल नेचुरली होता है। और मैं फिर आपके साथ जब काम करेंगे थोड़ा सा और थोड़ा हम काम करने का मेरा मन भी है और थोड़ा सा अंदर से दिल भी है, तो और आनंद आएगा। जी बिल्कुल। आपने इस पे अपना नंबर शेयर कर दिया प्रेम सिंह जी? हाँ, शेयर कर दिया मैडम, उस पर चैट पे शेयर कर। जी अच्छा, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो हम फिर अभी आपको सर, वैसे तो व्हाट्सएप ग्रुप है हमारा जो जिसमें मधुकर जी भी जुड़े हैं, तो अभी उसमें आपका नंबर ऐड कर देंगे। और बाकी आपको जो भी इनसे सवाल हो और जो भी आप उनको बुलाना या वहाँ दिखा के बताना चाहते हैं, तो आप उनसे कर सकते हैं इस बारे में इंटरेक्शन। ठीक है, थैंक यू मैडम। जी। तो मधुकर जी, आज हम फिर इस कार्यशाला को यहीं पे समाप्त करते हैं अभी, अगर और तो किसी का कोई प्रश्न नहीं है तो आज इसको अभी यहीं खत्म करते हैं। और थैंक यू सो मच, और सभी किसान भाइयों का जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद मधुकर जी, कि आप हर बार कुछ ना कुछ नई नई एक केस स्टडीज लाते हैं और उसके बारे में बताते हैं। और एक नया टॉपिक है, एक नया सब्जेक्ट है ये सभी किसान भाइयों के लिए, कि हम लोग जैसे कि सबकी एक मेंटल सेट बना हुआ था कि बस पानी जो है ट्यूबवेल के माध्यम से खेती में पहुंचा दिया जाए तो बस उतना ही काफी है। बट वो अब आपसे जान के पता चल रहा है कि उतना काफी नहीं है। तो उसके पीछे क्या वैदिक साइंसेज है, क्या टेक्नोलॉजी है, तो वो भी हमें समझ में आई। तो फिर हम आपसे जुड़ेंगे, और आज जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मधुकर जी, थैंक यू।